अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कृष्णचंद्र का अफसाना कालू भंगी। इस अफसाना को हम पढ़ेंगे और इससे जो सवालात होंगे उसको समझेंगे। इसकी क़रात करते हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने इससे पहले 1000 बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा। यहाँ पर पहली बार कालू भंगी पहले लाइन में आया। अब ये उन्वान भी है, बात उसी की कर रहे हैं। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कृष्णचंद्र का कौन सा अफसाना है, कालू भंगी या फिर कालू भंगी किसका अफसाना है, या भंगी का नाम क्या था, तो उनका नाम कालू। लेकिन मेरा कलम हर बार ये सोच कर रुक गया कि कालू भंगी के मुतालिक लिखा ही क्या जा सकता है। मुख्तलिफ जावियों से यानी मुख्तलिफ गोशों से, मुख्तलिफ तरीकों से मैंने उसकी जिंदगी को देखने, परखने, समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं वो टेढ़ी लकीर दिखाई नहीं देती जिससे दिलचस्प अफसाना मुरत्तब हो सकता है। दिलचस्प होना तो दरकिनार, कोई सीधा सादा अफसाना बेकैफ, बेरंग, बेजान मुरक्का भी तो नहीं लिखा जा सकता। यानी उसकी तस्वीर कशी ऐसी जो बेजान सी हो, वो भी नहीं किया जा सकता कालू भंगी के मुतालिक। फिर न जाने क्या बात है, हर अफसाने के शुरू में मेरे जहन में कालू भंगी आन खड़ा होता है और मुझसे मुस्कुरा के पूछता है। कहता जब भी मैं कोई अफसाना लिखना शुरू करता हूं तो सबसे पहले मेरे जहन में कालू भंगी आता है। आपसे अब यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि कृष्णचंद्र जब भी कोई अफसाना लिखना शुरू करते थे तो उनके जहन में किसका नाम आता था, ये कालू भंगी, या फिर कालू भंगी किस अफसाना निगार के जहन में हर अफसाना लिखने से पहले पहले आता था। तो इस तरह से भी सवाल दोनों तरह से आप समझ गए होंगे। तो यही है दोनों का आंसर, एक का कालू भंगी, एक का कृष्णचंद्र होगा। और मुझसे मुस्कुरा के पूछता है, छोटे साहब मुझ पर कहानी नहीं लिखोगे, कितने साल हो गए तुम्हें लिखते हुए। तो यहाँ पर जो पूछा है कि कितने साल हो गए, अब यहाँ से मुकालमा शुरू हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, 8 साल। कितनी कहानियां लिखी तुमने, उसने पूछा। तो ये कह रहे हैं 60 और 2 62, यानी 8 साल में। अब आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णचंद्र कितने साल से अफसाने लिख रहे थे, जिसके जब उसके जहन में ये नाम गूंज रहा था, उनके जहन में यह नाम आता था, तो 8 साल। तो इतने 8 सालों में इन्होंने कितनी कहानियां लिखी थी, 62 या 60। तो ये इसका जवाब होगा। उसके बाद है कि मुझ में क्या बुराई है छोटे साहब। वो अब सवाल कर रहा है क्या मुझ पर नहीं लिख रहे तो आखिर क्या बुराई है, तुम मेरे मुतालिक क्यों नहीं लिखते। देखो कब से मैं इस कहानी के इंतजार में खड़ा हूं। कहानी लिखवाने के इंतजार में कौन खड़ा था, वही कालू भंगी है। तुम्हारे जहन के एक कोने में मुद्दत से हाथ बांधे खड़ा हूं छोटे साहब। यानी कहां पर है, उसके जहन में है, और जहन के एक हाशिए में वो बैठा हुआ एक मुद्दत से इंतजार कर रहा है, एक जमाने से खड़ा है, और किस लिए कि उसके ऊपर कहानी लिखी जाए। मैं तो तुम्हारा पुराना हलाल खोर हूं कालू भंगी। आखिर तुम मेरे मुतालिक क्यों नहीं लिखते, इसका आखिर क्या कारण है, क्या सबब है कि नहीं लिख रहे हो। और मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। जब भी वो सवाल करता तो मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाता। इस कदर सीधी सपाट जिंदगी रही है कालू भंगी की कि मैं कुछ भी तो नहीं लिख सकता उसके मुतालिक। ये नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ लिखना ही नहीं चाहता। दरअसल कालू भंगी के मुतालिक लिखने का इरादा एक मुद्दत से कर रहा हूं। वो भी कह रहे हैं कि मैं उसके मुतालिक लिखने का इरादा तो एक मुद्दत से कर रहा हूं, लेकिन कभी नहीं लिख सका। चाहता तो वो भी है, 1000 कोशिश के बावजूद नहीं लिख सका। इसलिए आज तक कालू भंगी अपनी पुरानी झाड़ू लिए, अपने फटे फटे बदहैयत पांव लिए, अपनी सूखी टांगों पर उभरी दरीरें लिए, अपने कोलियों की उभरी हड्डियां लिए, अपने भूखे पेट और उसकी खुश्क जिल्द की सियाह सिलवटें लिए, अपने सुकड़े सुकड़े होठों, फैले फैले नथनों, झुर्रियों वाले गाल और अपनी
आंखों के नीम तारीक गढ़ों पर नंगी चंदिया उभारे मेरे जहन के कोने में खड़ा है। ये उसकी तस्वीर कशी कर दी कि वो कालू भंगी देखने में कैसा है। कई किरदार आए, सिर्फ यही नहीं, कालू भंगी ही नहीं बल्कि कई किरदार आए और अपनी जिंदगी बताकर, अपनी अहमियत जताकर, अपनी ड्रामाइयत जहन नशी कराकर के चले गए। हसीन औरतें, खूबसूरत तखय्युली हयूले, शैतान के चेहरे उसके जहन के रंग रोगन से आशना हुए, यानी उनको भी पहचाना, उसकी चार दीवारी में अपने दिए जलाकर चले गए। लेकिन कालू भंगी बदस्तूर झाड़ू संभाले उसी तरह खड़ा है। कहा कि बहुत सारी शक्लें आई और चली गईं, लेकिन उन पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी चाह रहा हो कि कोई अफसाना लिखा जाए। लेकिन एक ही शख्स है और वो है कालू भंगी, जिसके बारे में अभी भी जी में आता है कि लिखा जाए, लेकिन लिखा क्या जाए। वो अभी भी हमारे जहन के कोने में उसी तरह, जिस तरह पहले दिन से खड़ा है, वो आज भी है। उसने इस घर के अंदर आने वाले हर किरदार को देखा, यानी जहन में आने वाले हर किरदार को, हर किरदार के बारे में जो है उसको मालूम है। उसे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मोहब्बत करते हुए, नफरत करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, तहकहे लगाते हुए, तकरीर करते हुए, जिंदगी के हर रंग में, हर नहज में, हर मंजिल में देखा है। बचपन से, बुढ़ापे से, मौत तक उसने हर अजनबी को उसके दरवाजे के घर तक देखा है और उसे अंदर आते हुए देखकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। वो खुद परे हट गया है, एक भंगी की तरह हटकर खड़ा हो गया है। हत्ता के दास्तान शुरू होकर खत्म भी हो गई है। हत्ता के किरदार और तमाशाई दोनों रुखसत हो गए, लेकिन कालू भंगी उसके बाद भी वहीं खड़ा है। अब सिर्फ एक कदम उसने आगे बढ़ा लिया है और जहन के मरकज में आ गया है। बस एक कदम आगे बढ़ाया, पहले जहन के कोने में था, अब जहन के मरकज में आ गया, बीच में, सेंटर में आ गया है, ताकि मैं अच्छी तरह देख लूं। उसकी नंगी चंदिया चमक रही है और होठों पर एक खामोश सवाल है। एक अरसे से मैं उसे देख रहा हूं, समझ में नहीं आता क्या लिखूंगा इसके बारे में, लेकिन आज ये भूत ऐसे मानेगा नहीं। उसे कई सालों तक टाला है, आज उसे भी अलविदा कह देंगे, यानी उसे भी रुखसत कर देंगे। आज हम लिख ही देंगे उसके बारे में, ये मतलब है। मैं 7 बरस का था जब मैंने कालू भंगी को पहली बार देखा। अब यहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने बरस की उम्र में अफसाना निगार ने कालू भंगी को देखा है। तो 7 बरस की उम्र में देखा है और किसको? कालू भंगी को देखा है, और पहली बार देखा उसके 20 बरस बाद जब वो मरा, मैंने उसे उसी हालत में देखा जिस तरह से हमने 7 बरस की उम्र में देखा था, और फिर 20 बरस की उम्र में जब मेरी एज हुई है तो और उसकी मौत हुई है, तो हमने उसको वैसे ही देखा, उसी हालत में जैसे कि पहले देखा था। कोई ज़ौक न था, वही घुटने, वही पांव, वही रंगत, वही चेहरा, वही चंदिया, वही टूटे हुए दांत, वही झाड़ू, जो ऐसा मालूम होता था मां के पेट से उठाए चला आ रहा है। कालू भंगी की झाड़ू उसके जिस्म का एक हिस्सा मालूम होती थी। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उसके जिस्म का हिस्सा क्या मालूम होती है, यानी कालू भंगी के जिस्म का हिस्सा कौन सी चीज मालूम होती थी, किस चीज के बारे में बताया है? तो झाड़ू के बारे में बताया है। वो हर रोज मरीजों का बौलो बराज साफ करता, यानी पेशाब पखाना साफ करता, डिस्पेंसरी में फिनाइल छिड़कता, फिर डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के बंगलों में सफाई का काम करता था। कहां कहां करता था? एक तो डॉक्टर साहब के, कंपाउंडर साहब के बंगलों में। ये इस तरह से वो मुख्तलिफ जगहों पर सफाई का काम करता था। कंपाउंडर साहब की बकरी और डॉक्टर साहब की गाय को चराने के लिए जंगल ले जाता था। यानी अब आपसे अगर पूछा जाए कि किसकी बकरी, तो कंपाउंडर साहब की बकरी, और डॉक्टर साहब की कौन से जानवर? तो गाय चराने के लिए कहां ले जाता था? जंगल ले जाता था, और दिन ढलते ही उन्हें वापस अस्पताल में ले आता। यानी गाय और बकरी को अस्पताल में वापस दिन ढलने से पहले लाता और मवेशी खाना में बांधकर अपना खाना तैयार करता और उसे खाकर सो जाता।
یعنی اس کے معمولات روز و شب کو بیان کر دیا. 20 سال سے اسے یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. یعنی اس کو کتنے سال تک دیکھا ہے؟ 20 سال تک، کیونکہ اس سے پہلے کہا ہے کہ جب اس کی موت ہوئی ہے تو اس کی ایج یعنی افسانہ نگار کی ایج کتنی ہے؟ 20 سال کی، اور وہ پہلی بار اسے دیکھا تھا 7 سال کی ایج میں. یعنی اتنا جو ڈسٹنس ہے، اتنے سالوں تک جو دیکھتا رہا ہے، اس کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا ہے کہ جھاڑو سے صفائی کرنا، ڈسپنسری میں فنائل چھڑکنا، پھر ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کے بنگلوں کی صفائی کرنا، ان کی بکری اور گائے کو چرانا، پھر ہسپتال آنا، کھانا بنانا، کھا کر سو جانا. یہ ان کے جو ہے زندگی میں دن بھر کے کام کاج ہوا کرتے تھے. ہر روز بلا ناغہ، بغیر کسی یعنی گیپنگ کے وہ یہ کام کرتا تھا. اس عرصے میں وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی بیمار نہیں ہوا، یعنی اس کو بیمار دیکھا ہی نہیں. یہ امر تعجب خیز ضرور ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیمار نہ ہونے کی بات کہی گئی، یہ تعجب سے بھرا ہوا ہے. اس میں یعنی اچنبھا سا یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ محض اسی کے لیے ایک کہانی لکھی جائے. کہہ رہا کہ یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے ایک کہانی لکھی جائے. ابھی تک بات صرف چل رہی ہے، یعنی بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے کہ انہی چیزوں کے لیے اس پر ایک کہانی لکھیں گے. خیر، یہ کہانی تو زبردستی لکھوائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بار بار جو ہے کچوکے لگا رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ کب لکھو گے؟ 8 سال سے میں اسے ٹالتا آیا ہوں. کتنے سالوں سے اس کو ٹالتا آیا ہے؟ 8 سال سے. لیکن یہ شخص نہیں مانا، زبردستی کام لے رہا ہے. یہ ظلم مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں. مجھ پر اس لیے کہ مجھے لکھنا پڑ رہا ہے، آپ پر اس لیے کہ آپ کو اسے پڑھنا پڑ رہا ہے. دراصل اس میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس کے لیے اس کے متعلق اتنی سردردی مول لی جائے. اس کے اندر کوئی بھی بات جو ہے ایسی نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ جو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہو. مگر کیا کیا جائے؟ کالو بھنگی کی خاموش نگاہوں کے اندر ایک ایسی کھینچی سی ملتجیانہ خواہش ہے، ایک ایسی مجبور بے زبانی ہے، ایک ایسی محبوس گہرائی ہے کہ مجھے اس کے متعلق لکھنا پڑ رہا ہے. اور لکھتے لکھتے یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کی زندگی کے متعلق کیا لکھوں گا میں. کوئی پہلو بھی تو ایسا نہیں جو دلچسپ ہو، یعنی کوئی ایسا اس کے اندر جو جاذب نظر یا پھر انٹرسٹنگ بات بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجبور کرے پڑھنے پر، لکھنے پر. کوئی کانا ایسا نہیں جو تاریک ہو، کوئی زاویہ ایسا نہیں جو مقناطیسی کشش کا حامل ہو. ہاں، 8 سال سے میرے ذہن میں کھڑا ہے، نہ جانے کیوں. اس کی وجہ نہیں معلوم ہے. اس میں اس کے ہٹ دھرمی کے سوا اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. جب میں نے آنگی کے افسانے میں چاندی کے کھلیان سجائے، اب سے پوچھا جائے گا کہ چاندی کے کھلیان کس میں سجائے تھے؟ آنگی کے افسانے میں. اور یرقانیت کے رومانی نظریے سے دنیا کو دیکھا تھا. یرقانیت کے نظریے سے کہ رومانی نظریے سے کس چیز کو دیکھا تھا؟ دنیا کو دیکھا تھا. اس وقت بھی یہ وہیں کھڑا تھا جب میں نے رومانیت سے آگے سفر اختیار کیا. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے افسانوں کے نام ہیں. حسن اور حیوان کی بو قلمونی کیفیتیں دیکھتا ہوا ٹوٹے ہوئے تاروں کو چھونے لگا. اس وقت بھی یہ وہیں تھا جب میں نے بالکنی سے جھانک کر ان داتاؤں کی غربت دیکھی اور پنجاب کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہتی دیکھ کر اپنے وحشی ہونے کا علم حاصل کیا. اس وقت بھی یہ وہی میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا تھا. سمم بکمن، یعنی بالکل خاموش، گونگا، بہرے کی طرح. مگر یہ اب جائے گا ضرور، اب کہ اسے جانا ہی پڑے گا. اب میں اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں. یہ کہا کہ اب میں نے تہیہ کر لیا اس کے بارے میں، تو اب ہم لکھ ہی رہے ہیں. للہ اس کی بے کیف، بے رنگ، پھیکی میٹھی کہانی بھی سن لیجئے، تاکہ یہ یہاں سے دور دفنان ہو جائے. یعنی یہاں سے وہ چلا جائے اور مجھے اس کے غلیظ قرب سے نجات ملے.
और अगर आज भी मैंने उसके बारे में न लिखा और न आपने उसे पढ़ा तो ये 8 साल भी यहीं जमा रहेगा और मुमकिन है जिंदगी भर यहीं खड़ा रहे। लेकिन परेशानी तो ये है कि उसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। कालू भंगी के माँ बाप भंगी थे और जहां तक मेरा ख्याल है उसके सारे आबा व अजदाद भंगी थे और सैकड़ों बरस पहले से यहीं रहते चले आए थे। इसी तरह इसी हालत में फिर कालू भंगी ने शादी न की थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि उसने शादी की थी, तो शादी नहीं की थी। उसने कभी इश्क न किया था, उसने कभी दूर दराज का सफर नहीं किया था। हद तो ये है कि वो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया था। वो दिन भर अपना काम करता और रात को सो जाता और सुबह उठ के फिर अपने काम में मसरूफ हो जाता। तो अब यहाँ पर देखिए कि कौन ऐसा शख्स था जिसने सफर किया न बाहर गया, सिर्फ अपने गांव में रहा, तो वो है कालू भंगी। बचपन ही से वो इसी तरह करता चला आया था। हाँ, कालू भंगी में एक बात जरूर दिलचस्प थी। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि कृष्णचंद्र ने अपने अफसाना कालू भंगी में कालू भंगी के मुतालिक कौन सी दिलचस्प बात बताई है या फिर कौन सी दिलचस्प बात की तरफ इशारा किया है, तो वो यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि और वो ये कि उसे अपनी नंगी चंदिया पर किसी जानवर मसलन गाय या भैंस की जुबान पर आने से बड़ा लुत्फ हासिल होता था। अक्सर दोपहर के वक्त मैंने उसे देखा कि नीले आसमान तले सब्ज घास की मखमली फर्श पर खुली धूप में वह अस्पताल के करीब एक खेत की मेड़ पर उकड़ू बैठा है और गाय उसका सर चाट रही है। वही अपना सर उसको यानी गाय से चटवाने में बहुत मजा आता था। बार बार वो वहीं अपना सर चटवाता ओम ओम कर सो गया है। उसे इस तरह सोते देखकर मेरे दिल में मसरत का एक अजीब सा एहसास उजागर होने लगता। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि जुबान फिराने पर बड़ा लुत्फ हासिल होता था, इसी की तरफ इशारा किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दिलचस्प चीज नजर आई है अफसाना निगार को। उसे इस तरह सोते देखकर उनको बहुत खुशी होती थी और कायनात के थके थके गुनूदगी आमेज आफाकी हुस्न का गुमान होने लगा था। ये उसको गुमान हो रहा है। मैंने अपनी छोटी जिंदगी में दुनिया की हसीन तरीन औरतें, फूलों के ताजा तरीन गुंचे, कायनात की खूबसूरत तरीन मनाजिर देखे हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसी मासूमियत, ऐसा हुस्न, ऐसा सुकून किसी मंजर में नहीं देखा जितना इस मंजर में कि जब मैं 7 बरस का था और वो खेत बहुत बड़ा वसी दिखाई देता था और आसमान बहुत नीला और साफ और कालू भंगी की चंदियां शीशे की तरह चमकती थी और गाय की जुबान आहिस्ता आहिस्ता उसकी चंदिया चाटती हुई उसे गोया सहलाती हुई कसर कसर के खाबीदा आवाज पैदा करती जाती थी। जी चाहता था मैं भी उसी तरह अपना सर घटा के उस गाय के नीचे बैठ जाऊं। एक दफा मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वालिद साहब ने मुझे वो पीटा और मुझसे ज्यादा गरीब कालू भंगी को वो पीटा कि मैं खुद डर के मारे चीखने लगा कि कालू भंगी कहीं उनकी ठोकरों से मर न जाए। लेकिन कालू भंगी को इतनी मार खाके भी कुछ न हुआ। दूसरे रोज वो बदस्तूर झाड़ू देने के लिए हमारे बंगले में मौजूद था। कालू भंगी को जानवरों से बड़ा लगाव था। हमारे गाय तो उस पर जान छिड़कती थी और कंपाउंडर साहब की बकरी भी, यानी उस पर कौन कौन सी चीज जो है जान छिड़क रही है, गाय और बकरी, कंपाउंडर की बकरी और गाय यानी डॉक्टर की गाय। हालांकि बकरी बड़ी बेवफा होती है। आपसे ये पूछा जाएगा किस जानवर के बारे में कहा है कि वो बेवफा जानवर है, तो बकरी बड़ी बेवफा होती है, औरत से भी बढ़ के। ये नहीं कि आप ये कहेंगे कि औरत जो है बेवफा होती है, उससे भी बढ़ के बेवफा ये बकरियां होती हैं। लेकिन कालू भंगी की बात और थी। इन दोनों जानवरों को पानी पिलाए तो कालू भंगी, चारा दिखाए तो कालू भंगी, जंगल में चराए तो कालू भंगी और रात को मवेशी खाने में बांधे तो कालू भंगी। वो उसके इशारे को इस तरह समझ जाती जिस तरह कोई इंसान किसी इंसान के बच्चे की बातें समझता है।
मैं कई बार कालूभंगी के पीछे गया हूं। जंगल में, रास्ते में वो उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देता था, लेकिन फिर भी गाय और बकरी दोनों उसके साथ कदम से कदम मिलाए चले आते थे, गोया 3 दोस्त सैर करने निकले। तो अफसाना निगार ने किनको किनको जो है, या फिर अफसाने का रावी जो भी है, तो उसने किनको किनको 3 दोस्त बताया है, तो गाय, बकरी और कालूभंगी। और वो उसको जब चलने के यानी चलकर आने या चढ़ने जाने को बताया कि उसको सैर से ताबीर किया है। रास्ते में गाय ने सब्ज घास देखकर मुंह मारा तो बकरी भी झाड़ी से पत्तियां खाने लगती। और कालूभंगी है कि तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और बकरी के मुंह में डाल रहा है और खुद भी खा रहा है, और आप बराबर बातें किए जा रहा है। वो खुद से ही यानी खुद कलामी कर रहा है, बोल रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। और वो दोनों जानवर भी कभी कभी गुर्रा कर, कभी कान फटफटा कर, कभी पांव हिलाकर, कभी दुम दबाकर, कभी नाच कर, कभी गाकर, हर तरह से उसकी गुफ्तगू में शरीक हो रहे हैं। अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता था कि ये लोग क्या बातें करते थे। फिर चंद लम्हों के बाद कालूभंगी आगे चलने लगता तो गाय भी चरना छोड़ देती और बकरी भी झाड़ी से परे हट जाती और कालूभंगी के साथ साथ चलने लगती। आगे कहीं छोटी सी नदी आती या कोई नन्हा मुन्ना सा चश्मा तो कालूभंगी वहीं बैठ जाता, बल्कि लेटकर वहीं चश्मे की सतह से अपने होंठ मिला देता और जानवरों की तरह पानी पीने लगता। और इसी तरह वो दोनों जानवर भी पानी पीने लगते, क्योंकि बेचारे इंसान तो नहीं थे कि ऊख से पी सकते। उसके बाद अगर कालूभंगी सब्जे पर लेट जाता तो बकरी भी उसकी टांगों के पास अपनी टांगें सुकेड़ कर दुआया अंदाज में बैठ जाती और गाय तो इस अंदाज से उसके करीब हो बैठती कि मुझे ऐसा मालूम होता कि वो कालूभंगी की बीवी है और अभी अभी खाना पका के फारिग हुई है। उसकी हर निगाह में और हर चेहरे के उतार चढ़ाव में एक सुकून आमेज गृहस्थी अंदाज झलकने लगता और जब वो जुगाली करने लगती तो मुझे मालूम होता गोया कोई बड़ी सुघड़ बीवी क्रोशिया लिए सूजनकारी में मसरूफ है और या कालूभंगी का स्वेटर बुन रही है। इस गाय और बकरी के अलावा एक लंगड़ा कुत्ता था। तो अब यहां पर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गाय और बकरी के अलावा अस्पताल में कौन सा तीसरा जानवर था जो कालूभंगी का बड़ा दोस्त था। ये कुत्ता जो है कालूभंगी का क्या था, बहुत गहरा और बड़ा दोस्त था। वो लंगड़ा था। कुत्ता कैसा था, लंगड़ा था और इसलिए दूसरे कुत्तों के साथ ज्यादा चल फिर न सकता था और अक्सर अपने लंगड़े होने की वजह से दूसरे कुत्तों के साथ ज्यादा चल फिर नहीं सकता था और इस वजह से दूसरे कुत्तों से पिटता, भूखा और जख्मी रहता। कालूभंगी अक्सर उसकी तीमारदारी और खातिर तवाज़ो में लगा रहता और कभी तो साबुन से उसे नहलाता, कभी उसकी चिचड़ियां दूर करता, उसके जख्मों पर मरहम लगाता, उसे मकई की रोटी का सूखा टुकड़ा देता। लेकिन ये कुत्ता बड़ा खुदगरज जानवर था। कुत्ता भी कैसा जानवर था, बहुत खुदगरज था। दिन में सिर्फ 2 मरतबा कालूभंगी से मिलता। अब ये देखिए कि पूछा जाएगा कि कुत्ता दिन में कितनी दफा कालूभंगी से मिलता था, तो 2 मरतबा मिलता था, दोपहर को और शाम को। टाइम भी फिक्स है, एक दोपहर को और दूसरे शाम को। और खाना खाके और जख्मों पर मरहम लगवा के फिर घूमने के लिए चला जाता। कालूभंगी और लंगड़े कुत्ते की मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती थी, यानी बहुत कम टाइम के लिए होती थी और बड़ी दिलचस्प। वो कम टाइम के लिए जरूर होती थी लेकिन थी वो बहुत दिलचस्प। मुझे तो वो कुत्ता एक आंख न भाता था, यानी कह रहे हैं कि मुझे वो कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और ये मुहावरा है एक आंख न भाना। लेकिन कालूभंगी उससे हमेशा बड़े इत्तेफाक से मिलता था, बहुत गर्मजोशी से मिलता था। इसके अलावा कालूभंगी की जंगल के हर जानवर, चरिंद और परिंद से शनासाई थी। रास्ते में उसके पांव में कोई कीड़ा आ जाता तो वो उसे उठाकर झाड़ी पर रख देता।
कहीं कोई बनोला बोलने लगता तो ये उसकी बोली में उसका जवाब देता। तीतर, सतगला, गटारी, लाल चड़ा, सब्जा, इसी तरह से हर परिंदे की जुबान वो जानता था। ऐसा नहीं है कि वो उसको जान नहीं रहा है, और उस जुबान में उसको जवाब भी देता था। इस लिहाज से वो राहुल सुनकर ताइन से बड़ा पंडित था। ये नाम भी याद रखना है। पूछा जाएगा कि किससे बड़ा पंडित था। कम अज कम मेरे जैसे 7 बरस के बच्चे की नजरों में वो तो मुझे अपने माँ बाप से भी अच्छा मालूम होता था। और फिर वो मकई का भुट्टा ऐसे मजे का तैयार करता, किसका, मकई का भुट्टा ऐसे अच्छी तरह से तैयार करता, पकाता था, और आग पर उसे इस तरह मध्यम आंच पर भूनता कि मकई का हर दाना कुंदन बन जाता और जायके में शहद का मजा देता, और खुशबू भी ऐसी सौंधी और ऐसी मीठी मीठी जैसे धरती की सांस। निहायत आहिस्ता आहिस्ता, बड़े सुकून से, बड़े मशाकी से वो भुट्टे को हर तरफ से देख देख कर उसे भूनता था, जैसे बरसों से वो उस भुट्टे को जानता था। एक दोस्त की तरह वो भुट्टे से बातें करता, इतनी नरमी और मेहरबानी और शफकत से उसे पेश आता गोया वो भुट्टा उसका अपना रिश्तेदार या सगा भाई था। और लोग भी अपना भुट्टा भूनते थे, मगर वो बात कहाँ, इस कदर कच्चे, बदजायका और मामूली से भुट्टे होते थे कि वो उन्हें बस मकई का भुट्टा ही कहा जा सकता है। लेकिन कालूभंगी के हाथों में पहुंच के वही भुट्टा कुछ का कुछ हो जाता, और जब वो आग पर सेंक के बिल्कुल तैयार हो जाता तो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह उरूसे लिबासी पहने सुनहरा सुनहरा चमकता नजर आता। मेरे ख्याल में खुद भुट्टे को यह अंदाजा हो जाता था कि कालूभंगी उससे कितनी मोहब्बत करता है, वरना मोहब्बत के बगैर उस बेजान शे में इतनी रानाई कैसे पैदा हो सकती थी। मुझे कालूभंगी के हाथ के सेके हुए भुट्टे खाने में बड़ा मजा आता था, और मैं उन्हें बड़े मजे में छुप छुप के खाता था। एक दफा पकड़ा गया तो बड़ी ठुकाई हुई, बुरी तरह। बेचारा कालूभंगी भी पिटा, मगर दूसरे दिन वो फिर बंगले पर झाड़ू लिए उसी तरह हाजिर था। और बस कालूभंगी के मुतालिक और कोई दिलचस्प बात याद नहीं आ रही। कह रहा कि जितनी बातें हमने बताई हैं, 3-4 जो है दिलचस्प बातें, बस इतनी ही थी, याद नहीं आ रही हैं। मैं बचपन से जवानी में आया। अभी तक तो ये बचपन की बात थी, अब कह रहे हैं कि जब जवान हुआ और कालूभंगी उसी तरह रहा, जिस तरह से हमने देखा था उसी तरह। मेरे लिए अब वो कम दिलचस्प हो गया था। उस वक्त क्योंकि हमारे बहुत काम आ रहे थे इसलिए ज्यादा दिलचस्प थे। अब जवानी में वो हमारे लिए कम दिलचस्प हो गया था, बल्कि यूं कहिए कि मुझे उससे किसी तरह की दिलचस्पी न रही थी, उससे कोई लगाव नहीं रहा था। हाँ, कभी कभी उसका किरदार मुझे अपनी तरफ खींचता। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था। उनका किरदार मुझे खींचता था, और हमने उस वक्त नया नया अभी लिखना ही शुरू किया था। मैं मुताले के लिए उससे सवाल पूछता और नोट कर लेने के लिए फाउंटेन पेन और पैड साथ रख लेता। कालूभंगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई खास बात है? कैसी छोटे साहब? कोई खास बात? अजीब, अनोखी, नई? नहीं छोटे साहब, यहां तक तो मुशाहदा सिफर रहा। यहां तक जो कुछ हमने देखा वो बिल्कुल 0 था। अब आगे चलिए, मुमकिन है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम तनख्वाह लेकर क्या करते हो? हमने दूसरा सवाल पूछा, यानी जो तुम्हें सैलरी मिलती है उसका तुम करते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि तनख्वाह लेकर क्या करता हूं। वो सोचने लगता, 8 रुपए मिलते हैं। तो अब ये देखिए यहां पर जो है जवाब है कि कालूभंगी को इस काम के, जो दिन भर मुसलसल काम करता था, उसके कितने पैसे मिलते थे, कितने रुपए? तो सिर्फ 8 रुपए मिलते थे मुझे। फिर वो उंगलियों पर गिनने लगता, 4 रुपए का आटा लाता हूं। तो देखिए अब यहां पर किसका, उस रुपए को किस किस काम में वो खर्च करता था। 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, यानी वो तंबाकू का भी आदी था। 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला। कितने रुपए हो गए छोटे साहब?
अभी तो 7 रुपए हुए हैं। हाँ, 7 रुपए। हर महीने 1 रुपया बनिए को देता हूं। वो हर महीने 1 रुपए किसको देता था? तो वो बनिए को देता था। उससे कपड़े सिलवाने के लिए रुपए कर्ज लेता हूं ना। यानी कपड़े सिलवाने के लिए किससे कर्ज ले रहा है? बनिए से ले रहा है। साल में 2 जोड़े तो चाहिए। और ये आपसे पूछा जाएगा कि कालू भंगी को साल में कितने जोड़े कपड़े चाहिए होते थे? तो कह रहे हैं कि 2 जोड़े चाहिए। कंबल तो मेरे पास है, खैर, लेकिन 2 जोड़े तो चाहिए। और छोटे साहब, कहीं बड़े साहब 1 रुपया तनख्वाह में बढ़ा दें तो मजा आ जाए। वही कह रहा है कि अगर 1 रुपए तनख्वाह में वो बढ़ा दें तो फिर मजा आ जाए, क्योंकि 8 ही रुपए मिल रहे हैं। वो कैसे? तो कह रहा है कि घी लाऊंगा 1 रुपए का और मकई के पराठे खाऊंगा। कह रहे कि अगर बढ़ाएगा तो हम करेंगे क्या? घी लाएंगे और मकई के पराठे बनाएंगे। कभी पराठे नहीं खाए मालिक। उन्होंने, आप से ये पूछा जाएगा किस चीज के पराठे उन्होंने नहीं खाए हैं, तो मकई के घी में से बनाए हुए नहीं खाए थे। बड़ा जी चाहता था। अब बोलिए, इन 8 रुपयों पर कोई क्या अफसाना लिखे? अब अफसाना निगार ने कहा कि सिर्फ 8 रुपए उनको मिल रहे हैं, इस पर क्या कोई अफसाना लिख सकता है? फिर जब मेरी शादी हो गई, अब वो कह रहा है कि जवान हुआ और जवानी के बाद मेरी शादी हो गई। जब रातें जवान और चमकदार होने लगती और करीब के जंगल से शहद और कस्तूरी और जंगली गुलाब की खुशबुएं आने लगती और हिरन चौकड़ियां भरते हुए दिखाई देते और तारे झुकते झुकते कानों में सरगोशियां करने लगते और किसी के रसीले होंठ आने वाले बोसों का ख्याल करके कांपने लगते, उस वक्त भी कहीं कालू भंगी के मुतालिक कुछ लिखना चाहता और पेंसिल कागज लेकर उसके पास जाता। जब कुछ लिखना चाहते तब भी उसके पास जाते। कालू भंगी, तुमने ब्याह नहीं किया? नहीं छोटे साहब। क्यों? इस इलाके में मैं ही एक भंगी हूं और दूर दूर तक कोई भंगी नहीं है छोटे साहब। फिर हमारी शादी कैसे हो सकती है? लीजिए, ये रास्ता भी बंद हुआ, क्योंकि अब जो है उसका ही कोई कुफू होगा, बराबरी का होगा तभी तो शादी होगी, उसकी उसी की कम्युनिटी में होगी। तो कहने का ऐसा कोई है ही नहीं जहां पर मेरी शादी हो। तुम्हारा जी नहीं चाहता कालू? मैंने दोबारा कोशिश करके कुछ कुरेदना चाहा। क्या साहब, इश्क करने के लिए जी चाहता है तुम्हारा? शायद किसी से मोहब्बत की होगी तुमने, जब भी तुमने अब तक शादी नहीं की। तो इन्होंने उनको कुरेदा। इश्क क्या होता है छोटे साहब? औरत से इश्क करते हैं लोग। इश्क कैसे करते हैं साहब? शादी तो जरूर करते हैं सब लोग। बड़े लोग भी इश्क करते होंगे छोटे साहब, मगर हमने नहीं सुना वो जो कुछ आप कह रहे हैं। रही शादी की बात, वो मैंने आपको बता दी। शादी क्यों नहीं की मैंने? कैसे होती शादी मेरी, आप बताइए। हम क्या खाक बताएं? हम क्या बताएं खाक? तुम्हें अफसोस नहीं है कालू भंगी? किस बात का अफसोस छोटे साहब? मैंने हार कर उसके मुतालिक लिखने का ख्याल छोड़ दिया। मैं जब इतने सवालात करने के बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला, तो हमने आखिर ये सोचा कि इनके बारे में क्या ही लिखना है, छोड़ दिया मैंने। 8 साल हुए कालू भंगी मर गया। यानी कालू भंगी के मरे हुए कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। वो जो कभी बीमार नहीं हुआ था, अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी बिस्तर अलालत से न उठा। उसे अस्पताल में मरीज रखवा दिया था। वो अलग वार्ड में रहता था। कंपाउंडर दूर से उसके हलक में दवा डाल देता और एक चपरासी उसके लिए खाना रखाता। वो अपने बर्तन खुद साफ करता, अपना बिस्तर खुद करता, अपना बौलो बराज खुद साफ करता। और जब वो मर गया तो उसकी लाश को पुलिस वालों ने ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसका कोई वारिस न था। वो हमारे यहाँ 20 साल से रहता था, लेकिन हम कोई उसके रिश्तेदार थोड़ी थे, इसलिए उसकी आखिरी तनख्वाह भी बहक़ सरकार जब्त हो गई। अब आपको ये पूछा जाएगा कि कालू भंगी की आखिरी तनख्वाह किसको मिली? तो वो सरकारी फंड में जो है चला गया, यानी सरकार ने उसके आखिरी तनख्वाह को जब्त कर लिया, क्योंकि कोई उसका वारिस न था। और जब वो मरा उस रोज भी अस्पताल खुला,
जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन भी अस्पताल खुला, ऐसा नहीं है कि अस्पताल की छुट्टी हो गई। डॉक्टर साहब ने नुस्खे लिखे, कंपाउंडर ने तैयार किए, मरीजों ने दवा ली और घर लौट गए। फिर रोज की तरह अस्पताल भी बंद हुआ और घर आकर हम सब ने आराम से खाना खाया और रेडियो सुना और लिहाफ ओढ़कर सो गए। सुबह उठे तो पता चला कि पुलिस वालों ने अजराहे करम कालूभंगी की लाश ठिकाने लगवा दी। इस पर डॉक्टर साहब की गाय ने और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 रोज तक न कुछ खाया न पिया और वार्ड के बाहर खड़े खड़े चिल्लाती रही, जानवरों की जात है ना आखिर। अरे तो फिर झाड़ू लेकर आन पहुंचा, आखिर क्या चाहता है बता दे। कालूभंगी अभी तक वहीं खड़ा है। क्यों भाई, अब तो मैंने सब कुछ जो मैं तुम्हारी बाबत जानता हूं लिख दिया, अब भी यहीं खड़े हो, परेशान कर रहे हो। लिल्लाह चले जाओ। क्या मुझसे कुछ छूट गया है, कोई भूल हो गई है? तुम्हारा नाम? कालूभंगी, काम भंगी। इस इलाके से कभी बाहर नहीं गए, शादी नहीं की, इश्क नहीं लड़ाया, जिंदगी में कोई हंगामी बात नहीं हुई, कोई अचंभा मुअजिजा नहीं हुआ। जैसे महबूबा के होठों में होता है, अपने बच्चे के प्यार में होता है, गालिब के कलाम में होता है, कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में। फिर मैं क्या लिखूं और क्या लिखूं? तुम्हारी तनख्वाह 8 रुपए और 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, 7 रुपए और 1 रुपए बनिए का, 8 रुपए हो गए। मगर 8 रुपए में कहानी नहीं होती। आजकल तो 25, 50, 100 में नहीं हो सकती। फिर मैं क्या लिख सकता हूं तुम्हारे बारे में? अब खिलजी ही को लो। यहां से एक कैरेक्टर शुरू हो रहा है खिलजी का। अस्पताल में कंपाउंडर है, जो अभी तक कहा, तो अब यहां पर कंपाउंडर का नाम आपसे पूछा जाएगा तो उसका नाम है खिलजी। 32 रुपए तनख्वाह पाता है, तो ये पूछा जाएगा कंपाउंडर की तनख्वाह कितनी है, तो 32 रुपए। विरासत से निचले मुतवस्सित तबके के माँ बाप मिले थे, जिन्होंने मिडिल तक पढ़ा दिया, यानी वो कहां तक पढ़ा हुआ था? मिडिल क्लास तक पढ़ा हुआ था। फिर खिलजी ने कंपाउंडरी का इम्तिहान पास कर लिया। वो जवान है, उसके चेहरे पर रंगत है, ये जवानी ये रंगत कुछ चाहती है। वो सफेद लट्ठे की शलवार पहन सकता है, कमीज पर कलफ लगा सकता है, बालों में खुशबूदार तेल लगाकर कंघी कर सकता है। सरकार ने उसे रहने के लिए एक छोटा सा बंगला नुमा क्वार्टर भी दे रखा है। डॉक्टर चूक जाए तो फीस भी झाड़ लेता है। अगर डॉक्टर को पता नहीं चला तो वो अब फीस भी अपने पास उसकी रख लेता है और खूबसूरत मरीजाओं से इश्क भी कर लेता है। वो नूरा और खिलजी का वाकया तुम्हें याद होगा। यानी ये नूरा जो खिलजी ने जिससे ये इश्क लड़ाया था उसका नाम लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये नूरा और खिलजी का वाकया किसे सुनाया गया? कालूभंगी को। नूरा नन्या से आई थी। कहां से आई थी? ये जगह का नाम दिया है। 16-17 बरस की अल्लड़ जवानी 4 कोस से सिनेमा के रंगीन इश्तिहार की तरह नजर आ जाती थी। बड़ी बेवकूफ थी। वो अपने गांव के 2 नौजवान का इश्क कबूल किए बैठी थी। कौन? ये नूरा। जब नंबरदार का लड़का सामने आ जाता तो उसकी हो जाती, और जब पटवारी का लड़का दिखाई देता तो उसका दिल उसकी तरफ मायल होने लगता। तो नूरा ने किस किस से? नंबरदार के लड़के से इश्क किया था और दूसरा पटवारी के लड़के से इश्क किया था। मायल होने लगता और वो कोई फैसला ही नहीं कर सकती थी। बिलउमूम इश्क को लोग एक बिल्कुल वाज़ेह काते यकीनी अम्र समझते हैं, दरा हाले के ये इश्क बहुत बड़ा मुतज़ब्ज़ब गैर यकीनी गो मगो हालत का हामिल होता है। यानी इश्क उससे भी है, इससे भी है, और फिर शायद कहीं नहीं है, और है भी तो इस कदर वक्ती गुरगई हंगामी के इधर नजर चूकी उधर इश्क गायब। सच्चाई जरूर होती है लेकिन अबदियत मफकूद होती है।
इसीलिए तो नूरा कोई फैसला नहीं कर पाती थी। उसका दिल नंबरदार के लिए भी धड़कता था और पटवारी के पोत के लिए भी। उसके होंठ नंबरदार के बेटे के होठों से मिल जाने के लिए बेताब हो उठते और पटवारी के पोत के आंखों में आंखें डालते ही उसका दिल यूं कांपने लगता जैसे चारों तरफ समंदर हो, चारों तरफ लहरें हो और एक अकेली किश्ती हो और नाजुक सी पतवार हो और चारों तरफ कोई न हो और किश्ती डूबने लगे और हौले हौले डोलती जाए और नाजुक सी पतवार नाजुक से हाथों से चलती थम जाए और सांस रुकते रुकते रुक सी जाए और आंखें झुकती झुकती झुक सी जाएं और जुल्फें बिखरती बिखरती बिखर सी जाएं और लहरें घूम घूम कर घूमती हुई मालूम दें और बड़े दायरे फैलते फैलते फैल जाएं और फिर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाए और दिल एकदम धक से रह जाए और कोई अपनी बाहों में भैंच ले। हाय, पटवारी के बेटे को देखने से ऐसी हालत होती थी नूरा की और कोई फैसला न कर सकती थी। नंबरदार का बेटा, पटवारी का बेटा, पटवारी का बेटा, नंबरदार का बेटा, वो दोनों की जुबान दे चुकी थी, दोनों से शादी का इकरार कर चुकी थी, दोनों पर मर मिटती थी। नतीजा ये हुआ कि वो आपस में लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए और जब जवानी का बहुत सारा लहू रगों से निकल गया तो उन्हें अपनी बेवकूफी पर बड़ा गुस्सा आया और पहले नंबरदार का बेटा नूरा के पास पहुंचा और अपनी छुरी से उसे हलाक करना चाहा और नूरा के बाजू पर जख्म आ गए। और फिर पटवारी का पोत आया और उसने उसकी जान लेनी चाहिए और नूरा के पांव पर जख्म आ गए, मगर वो बच गई क्योंकि वो बरवक्त अस्पताल लाई गई और यहाँ उसका इलाज शुरू हो गया। आखिर अस्पताल वाले भी इंसान होते हैं, खूबसूरती दिलों पर असर करती है इंजेक्शन की तरह। तुम्हारा थोड़ा बहुत उसका असर जरूर होता है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। डॉक्टर साहब पर कम था, कंपाउंडर पर ज्यादा था। नूरा की तीमारदारी में खिलजी दिलो जान से लगा रहा। नूरा से बेगमा, बेगमा से पहले रेशमा, रेशमा से पहले जानकी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मगर खिलजी के नाम मुआशके थे क्योंकि वो औरतें ब्याही हुई थीं। रेशमा का तो एक बच्चा भी था। बच्चों के अलावा माँ बाप थे और खाविंद थे और खाविंद के दुश्मन निगाहें थीं जो गोया खिलजी के सीने के अंदर घुसकर उसकी ख्वाहिशों के आखिरी कोने तक पहुंच जाना चाहती थीं। खिलजी क्या कर सकता था, मजबूर होकर रह जाता। उसने बेगमा से इश्क किया, रेशमा से और जानकी से। वो हर रोज बेगमा के भाई को मिठाई खिलाता था, रेशमा के नन्हे बेटे को दिन भर उठाए फिरता था। जानकी को फूलों से बड़ी मोहब्बत थी। वो हर रोज सुबह उठ के मुंह अंधेरे जंगल की तरफ चला जाता और खूबसूरत लाला के गुच्छे तोड़कर उसके लिए लाता। बेहतरीन दवाएं, बेहतरीन ग़िज़ाएं, बेहतरीन तीमारदारी। लेकिन वक्त आने पर जब बेगमा अच्छी हुई तो रोते रोते अपने खाविंद के साथ चली गई और जब रेशमा अच्छी हुई तो अपने बेटे को लेके चली गई और जानकी अच्छी हुई तो चलते वक्त उसने खिलजी के दिए हुए फूल अपने सीने से लगाए। उसकी आंखें डबडबा आईं और फिर उसने अपने खाविंद का हाथ थाम लिया और चलते चलते घाटी की ओट में गायब हो गई। घाटी के आखिरी किनारे पर पहुंचकर उसने मुड़कर खिलजी की तरफ देखा और खिलजी मुंह फेर कर वार्ड की दीवार से लग के रोने लगा। रेशमा के रुखसत होते वक्त भी वो इसी तरह रोया था। बेगमा के जाते वक्त भी वो इसी शिद्दत, इसी खुलूस, इसी अजियत के कर्बनाक एहसास से मजबूर होकर रोया था। लेकिन खिलजी के लिए न रेशमा रुकी, न बेगमा, न जानकी। ये उनकी माशूकाओं के नाम आ रहे हैं। इनको अब याद रखिएगा, उनकी किन किन मरीजाओं से इश्क हुए थे और फिर अब कितने सालों के बाद नूरा आई थी। यानी इनसे पहले इश्क हुआ था, अब नूरा आई थी और उसका दिल उसी तरह धड़कने लगा था और ये धड़कन रोज बरोज बढ़ती चली जाती थी। शुरू में तो नूरा की हालत गैर थी, उसका बचना मुहाल था, मगर खिलजी की अनथक कोशिशों से जख्म भरते चले गए, पीप कम होती गई,
दूर होती गई, सूजन गायब होती गई, नूरा की आंखों में चमक और उसकी सफेद चेहरे पर सेहत की सुर्खी आती गई। और जिस रोज खिलजी ने उसके बाजुओं की पट्टी उतारी तो नूरा बेइख्तियार एक इजहार तशक्कुर के साथ उसके सीने से लिपट कर रोने लगी और उसके पांव की पट्टी उतरी तो उसने अपने पांव में मेहंदी रचाई और हाथों पर और आंखों पर काजल लगाया और बालों पर जुल्फें संवारी तो खिलजी का दिल मसरत से चौकड़ियां भरने लगा। नूरा खिलजी को दिल दे बैठी थी। उसने खिलजी से शादी का वादा कर लिया था। नंबरदार का बेटा और पटवारी का बेटा दोनों बारी बारी कई दफा उसे देखने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए, उससे शादी का पैमान करने के लिए अस्पताल आए थे और नूरा उन्हें देखकर हर बार घबरा जाती, कांपने लगती, मुड़ मुड़ के देखने लगती और उस वक्त तक उसे चैन न आता जब तक वो लोग चले न जाते और खिलजी उसके हाथ को अपने हाथ में न ले लेता। और जब वो बिल्कुल अच्छी हो गई तो सारा गांव, उसका अपना गांव, उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव की छोरी अच्छी हो गई थी डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब की मेहरबानी से, और नूरा के माँ बाप बिछे जाते थे और आज तो नंबरदार भी आया था और पटवारी भी, और वो दोनों खर दिमाग लड़के भी जो अब नूरा को देख देख के अपने किए पर पशेमान हो रहे थे। और फिर नूरा ने अपनी माँ का सहारा लिया और काजल में तैरती हुई डबडबाई आंखों से खिलजी की तरफ देखा और चुपचाप अपने गांव चली गई। सारा गांव उसे लेने के लिए आया था और उसके कदमों के पीछे पीछे नंबरदार के बेटे और पटवारी के बेटे के कदम थे और ये कदम और दूसरे कदम और सैकड़ों कदम जो नूरा के साथ चल रहे थे खिलजी के सीने की घाटी पर से गुजरते गए और पीछे एक धुंधली गर्दो गुबार से अटी रह गुजर छोड़ गए और कोई वार्ड की दीवार के साथ लग के सिसकियां लेने लगा। बड़ी खूबसूरत रोमानी जिंदगी थी खिलजी की। खिलजी जो मिडिल पास था, 32 रुपए तनख्वाह पाता था, 15-20 ऊपर से कमा लेता था। खिलजी जो जवान था, जो मोहब्बत करता था, जो एक छोटे से बंगले में रहता था, जो अच्छे अदीबों के अफसाने पढ़ता था और इश्क में रोता था। किस कदर दिलचस्प और रोमानी और पुरकैफ जिंदगी थी खिलजी की। लेकिन कालू भंगी के मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि कालू भंगी ने बेगमा की लहू और पीप से भरी हुई पट्टियां धोई। कालू भंगी ने बेगमा का बोलो बराज साफ किया। कालू भंगी ने रेशमा की गलीज पट्टियां साफ की। कालू भंगी रेशमा के बेटे को मकई के भुट्टे खिलाता था। पांचवी बात यह है कि कालू भंगी ने जानकी की गंदी पट्टियां धोई और हर रोज उसके कमरे में फिनाइल छिड़कता रहा और शाम से पहले वार्ड की खिड़की बंद करता रहा और आतिशदान में लकड़ियां जलाता रहा ताकि जानकी को सर्दी न लगे। छठा पॉइंट है कि कालू भंगी नूरा का पाखाना उठाता रहा 3 माह 10 रोज तक। यह आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक उनका बलोबराज साफ किया था। कालू भंगी ने रेशमा को जाते हुए देखा, उसने बेगमा को जाते हुए देखा, उसने जानकी को जाते हुए देखा, उसने नूरा को जाते हुए देखा था, लेकिन वो कभी दीवार से लगकर नहीं रोया। वो पहले तो 2-1 लम्हों के लिए हैरान हो जाता, फिर उसी हैरत से अपना सर खुजाने लगता और जब कोई बात उसकी समझ में ना आती तो वह अस्पताल के नीचे खेतों में चला जाता और गाय से अपनी चंदिया चटवाने लगता। लेकिन इसका जिक्र तो मैं पहले कर चुका हूं, फिर और क्या लिखूं तुम्हारे बारे में कालू भंगी। सब कुछ तो कह दिया जो कुछ कहना था, जो कुछ तुम रहे हो। तुम्हारी तनख्वाह 32 रुपए होती, तुम मिडिल पास या फेल होते, तुम्हें विरासत में कुछ कल्चर, तहजीब, कुछ थोड़ी सी इंसानी मसरत और उस मसरत की बुलंदी मिली होती तो मैं तुम्हारे मुतालिक कोई कहानी लिखता। अब तुम्हारे 8 रुपए में क्या कहानी लिखूं? हर बार उन 8 रुपयों को उलट फेर के देखता हूं। 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, 7 रुपए और 1 रुपए बनिए का। 8 रुपए हो गए। कैसे कहानी बनेगी तुम्हारी कालू भंगी? तुम्हारा अफसाना
मुझसे नहीं लिखा जाएगा, चले जाओ, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मगर ये मनहूस अभी तक यहीं खड़ा है, अपने उखड़े पीले पीले गंदे दांत निकाले अपनी फूटी हंसी हंस रहा है। तो ऐसे नहीं जाएगा, तू ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं फिर अपनी यादों की राख कुरेदता हूं। शायद अब तेरे लिए मुझे 32 रुपयों से नीचे उतरना पड़ेगा और बख्तियार चपरासी का आसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक कैरेक्टर शुरू हो रहा है चपरासी का, और उसका नाम है बख्तियार। उसके बारे में अब बता रहा है, कह रहा है कि बख्तियार चपरासी को 15 रुपए तनख्वाह मिलती थी। अब देखिए, कंपाउंडर को जो अभी तक तनख्वाह मिल रही थी वो 32 रुपए, जबकि इसका हाफ है, यानी 15 रुपए बख्तियार चपरासी को तनख्वाह मिलती है। और सबसे कम तनख्वाह मिल रही है कालू भंगी को 8 रुपए। और जब कभी डॉक्टर या कंपाउंडर या वैक्सीनेटर के हमराह दौरे पर जाता है तो उसे डबल भत्ता और सफर खर्च भी मिलता है। किसको? बख्तियार चपरासी को ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर गांव में उसकी अपनी जमीन भी है और एक छोटा सा मकान भी है जिसके 3 तरफ चील के बुलंद बाला दरख्त हैं और चौथी तरफ एक खूबसूरत सा बागीचा है जो उसकी बीवी ने लगाया है। यानी बागीचा कौन लगाया है? बख्तियार के घर में, तो उनकी बीवी ने लगाया है, ये उसका आंसर है। इसमें उसने करम का साग बोया है। कौन? किस चीज का साग? करम का। और पालक और मूलियां और शलगम और सब्ज मिर्चें और बड़ी अल्ले और कद्दू जो गर्मियों की धूप में सुखाए जाते हैं और सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है और सब्जा मर जाता है तो खाए जाते हैं। बख्तियार की बीवी ये सब कुछ जानती है। बख्तियार के 3 बच्चे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके कितने 3 बच्चे हैं। उसकी बूढ़ी माँ है जो हमेशा अपनी बहू से झगड़ा करती रहती है। एक दफा बख्तियार की माँ अपनी बहू से झगड़ा करके घर से चली गई थी। उस रोज गहरा अब्र आसमान पर छाया हुआ था और पाले के मारे दांत बज रहे थे और घर से बख्तियार का बड़ा लड़का अम्मा के चले जाने की खबर लेकर दौड़ता दौड़ता अस्पताल आया था और बख्तियार उसी वक्त अपनी मां को वापस लाने के लिए कालू भंगी को साथ लेकर चल दिया था। वो दिन भर जंगल में उसे ढूंढते रहे और वो कालू भंगी और बख्तियार की बीवी जो अब अपने किए पर पशेमान थी, अपनी सास को ऊंची आवाजें दे देकर रोती जाती थी। आसमान अब्र आलूद था और सर्दी से हाथ पांव शल हुए जाते थे। फिर बारिश शुरू हो गई, फिर करेड़ी पड़ने लगी और फिर चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई और जैसे गहरी मौत ने अपने दरवाजे खोल दिए हों और बर्फ की परियों को कतार अंदर कतार बाहर जमीन पर भेज दिया हो। बर्फ के गाले जमीन पर गिरते गए, साकिन, खामोश, बेआवाज, सफेद मखमल घाटियों, वादियों, चोटियों पर फैल गई। अम्मा, बख्तियार की बीवी जोर से चिल्लाई। अम्मा, बख्तियार चिल्लाया। अम्मा, कालू भंगी ने आवाज दी। जंगल गूंज के खामोश हो गया। फिर कालू भंगी ने कहा, मेरा ख्याल है वो नुक्कर गई होगी तुम्हारे मामू के पास। कहाँ गई होगी? नुक्कर गई होगी जहां पर उसके कौन रहते थे? मामू रहते थे। नुक्कर के 2 कोस इधर उन्हें बख्तियार की अम्मा मिली। अब आपसे पूछा जाएगा बख्तियार की अम्मा कहाँ मिली? 2 कोस नुक्कर के इधर ही मिल गई। बर्फ गिर रही थी और वो चली जा रही थी, गिरती, पड़ती, लुढ़कती, थमती, हाँपती, कांपती, आगे बढ़ती चली जा रही थी। और जब बख्तियार ने उसे पकड़ा तो उसने एक लम्हे के लिए मज़ाहमत की, फिर वो उसके बाजुओं में गिरकर बेहोश हो गई। बख्तियार की बीवी ने उसे थाम लिया और रास्ते भर वो उसे बारी बारी से उठाते चले आए, बख्तियार और कालू भंगी। और जब वो लोग वापस घर पहुंचे तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और उन्हें वापस आते देखकर बच्चे रोने लगे और कालू भंगी एक तरफ होके खड़ा हो गया और अपना सर खुजाने लगा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और वहां से चला आया। हाँ, बख्तियार की जिंदगी में भी अफसाने हैं, छोटे छोटे खूबसूरत अफसाने, मगर कालू भंगी में तुम्हारे मुतालिक और क्या लिख सकता हूं?
لیکن تمہارے متعلق اتنا کچھ کریدنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا کیا کیا جائے۔ خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ، بہت ستا لیا تم نے۔ لیکن مجھے معلوم ہے یہ نہیں جائے گا، اسی طرح میرے ذہن پر سوار رہے گا اور میرے افسانوں میں اپنی غلیظ جھاڑو لیے کھڑا رہے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں تو کیا چاہتا ہے۔ تو وہ کہانی سننا چاہتا ہے جو ہوئی نہیں لیکن ہو سکتی تھی۔ میں تیرے پاؤں سے شروع کرتا ہوں، سن۔ تو چاہتا ہے تاکہ کوئی تیرے گندے کھردرے پاؤں دھو ڈالے، دھو دھو کر ان سے غلاظت دور کرے، ان کی بیائیوں پر مرہم لگائے۔ تو چاہتا ہے تیرے گھٹنوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں گوشت میں چھپ جائیں، تیری رانوں میں طاقت اور سختی آ جائے، تیرے پیٹ کی مرجھائی ہوئی سلوٹیں غائب ہو جائیں، تیرے کمزور سینے کی گرد و غبار اٹے ہوئے بال غائب ہو جائیں۔ تو چاہتا ہے کوئی تیرے ہونٹوں میں رس ڈال دے، انہیں گویائی بخش دے، تیری آنکھوں میں چمک ڈال دے، تیرے گالوں میں لہو بھر دے، تیری چندیا کو گھنے بالوں کی زلفیں عطا کرے، تجھے ایک مصفہ لباس دے دے، تیرے ارد گرد ایک چھوٹی چار دیواری کھڑی کر دے، حسین مصفہ پاکیزہ، اس میں تیری بیوی راج کرے، تیرے بچے کہے کہے لگاتے پھریں۔ تو کچھ تو چاہتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ میں تیرے ٹوٹے پھوٹے دانتوں کی روتی ہوئی ہنسی پہچانتا ہوں جب تو گائے سے اپنا سر چٹواتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تو اپنے تخیل میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، تیرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر تیرا سر سہلا رہی ہیں، حتیٰ کہ تیری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تیرا سر جھک جاتا ہے اور تو اس کی مہربان آگوش میں سو جاتا ہے۔ اور جب تو آہستہ آہستہ آگ پر میرے لیے مکئی کا بھٹا سینکتا ہے اور مجھے جس محبت اور شفقت سے وہ بھٹا کھلاتا ہے، تو اپنے ذہن کی پہنائی میں اس ننھے بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو تیرا بیٹا نہیں ہے، جو ابھی آیا ہے، جو تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، لیکن جس سے تو نے ایک شفیق باپ کی طرح پیار کیا ہے۔ تو نے اسے گودیوں میں کھلایا ہے، اس کا منہ چوما ہے، اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر جہان بھر میں دیکھ لو، یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا۔ اور جب یہ سب کچھ تجھے نہیں ملا تو تو سب سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اپنے سر کھجانے لگا، اور تیری انگلیاں لاشعوری انداز سے گننے لگیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 روپے۔ میں تیری وہ کہانی جانتا ہوں جو ہو سکتی تھی لیکن ہو نہ سکی، کیونکہ میں افسانہ نگار ہوں۔ میں ایک نئی کہانی گڑھ سکتا ہوں، ایک نیا انسان نہیں گڑھ سکتا۔ اس کے لیے میں اکیلا کافی، اور گاؤں کے پٹواری اور نمبردار اور دکاندار اور حاکم اور سیاستدان اور مزدور، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان، ہر شخص کی، لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں کی اکٹھی مدد چاہیے۔ میں اکیلا مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جب تک ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے یہ کام نہ ہوگا۔ اور تو اسی طرح جھاڑو لیے میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا رہے گا، اور میں کوئی عظیم افسانہ نہ لکھ سکوں گا جس میں انسانی روح کی مکمل مسرت جھلک اٹھے، اور کوئی معمار عظیم عمارت نہ تعمیر کر سکے گا جس میں ہماری قوم کی عظمت اپنی بلندیاں چھو لے، اور کوئی ایسا گیت نہ گا سکے گا جس کی پہنائیوں میں کائنات کی آفاقیت جھلک جائے۔ یہ بھرپور زندگی ممکن نہیں جب تک تو جھاڑو لیے یہاں کھڑا رہے گا۔ اچھا ہے کھڑا رہ، پھر شاید وہ دن کبھی آ جائے کہ کوئی تجھ سے تیری جھاڑو چھوڑا دے اور تیرے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر تجھے قوس قزح کے اس پار لے جائے۔ یہیں پر یہ افسانہ ختم ہوتا ہے، یعنی اب ایک امید پر لے جا کر یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔